हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से इन लेक्चर्स की जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें मैं केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूं आपको। और आज की इस सीरीज में हम लोग बेस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, वो भी ग्रुप 13 से उठाने जा रहे हैं। तो बेस्ट 50 क्वेश्चन पहले सेगमेंट में, इस लेक्चर में हम केवल बेसिक क्वेश्चन लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस का लेवल और ज्यादा बढ़ा देंगे। बट याद रखें, स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट देखिए, फुल वीडियो वॉच करिए और अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर को भी नोट करिए। चलिए स्टार्ट करें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में यहां से एस ब्लॉक के भी ले आऊंगा। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आंसर है थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवेंथ ए ग्रुप एंड एर्थ ए ग्रुप यानी जीरो ग्रुप। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1, ns2np2, ns2np3, ns2np4, ns2np5, ns2np6 और इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। तो सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ns2 np1 से लेकर के 6, ns2 np, क्योंकि ns2 पूरा होगा और p में धीरे 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 बढ़ते हुए कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो बेटा इसका आंसर नोट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर द थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर representative elements, representative elements। ओके, थर्ड पीरियड से कौन कौन से? Na, Mg, Al, Si, P, S and Cl। These are the elements of third periods called representative element, क्योंकि ये एलिमेंट्स अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स में और अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स में लगभग सिमिलैरिटी शो करते हैं। लगभग सिमिलैरिटी शो करते हैं। ये जो एलिमेंट हैं अपने से ऊपर वाले पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ और अपने से नीचे वाले पीरियड्स के एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? अगला क्वेश्चन आ जाता है। मैंने कहा था बेटा हम कुछ एस ब्लॉक के भी क्वेश्चन को यहां पर शामिल करेंगे, तो पी, एस एंड पी दोनों लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहले आ रहा है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स? बेटा फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो फर्स्ट ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, बिकॉज ये एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं और इनमें +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग पहले भी बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स? बहुत अच्छा सवाल है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, विच टाइप ऑफ compound formed by
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा आंसर इसका, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली आयोनिक कंपाउंड। याद रखना बच्चों, ओनली आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट से। यह बात जरूरी है कि ऊपर का एलिमेंट हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन में है, इट कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड Li वेरी लेस आयोनिक। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो Be वेरी लेस आयोनिक। तो इनमें कोवेलेंट नेचर है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे Na का NaCl, K का KCl, Rb का RbCl, Cs का CsCl। अगर हम सेकंड ग्रुप तो B के साथ MgCl2, BMg, Ca, Sr, Ba, ये सारे, और नीचे की तरफ ये सॉल्ट्स की रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, तो सारे के सारे आयनिक सॉल्ट्स, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। सो दैट वाज द क्वेश्चन कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स किस तरह और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द पीरियड्स हुज एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप। पीरियड्स शोज डायगोनल रिलेशनशिप। कौन से पीरियड्स डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं? तो आंसर नोट कर लीजिए, पीरियड सेकंड एंड पीरियड थर्ड। याद रखना, पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड के एलिमेंट कौन कौन से? Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl। ये कौन से एलिमेंट होगा बेटा? HLi यानी थर्ड पीरियड के। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन होंगे? Li, Be, B, C, N, O, F। तो यहां पर पार्शियली ये वाला डायगोनल रिलेशनशिप होता है क्योंकि इनकी साइज सेम होती है। ये बहुत कम शो करता है, लेकिन डायगोनल रिलेशन ये बिल्कुल भी शो नहीं करते। याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मूविंग डाउन द ग्रुप चेंजेस इन द ग्रुप। क्या पूछ रहा है? एटॉमिक रेडियस। ऑन डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बच्चों क्या होती है? आपको पता है, इंक्रीज होती है। सेकंड पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल नीचे आने पर डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बच्चों क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पर डिक्रीज होती है, तो नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर द बिगेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो सारे पीरियड्स हैं उनमें सबसे बड़ा साइज किसका है? याद रखना, तो इन ऑल पीरियड लार्ज साइज। तो देखिए ये लिखा है द एलिमेंट्स विच ग्रुप आर द बिगेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड। किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका है? तो याद रखना सबसे बड़ा साइज यहां पर किसका मिलेगा? हमें फर्स्ट ए ग्रुप का मिलेगा। हालांकि जीरो ग्रुप का भी साइज बड़ा होगा, बट उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जीरो ग्रुप फर्स्ट के पहले आता है, इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम कंपेयर करेंगे सिर्फ फर्स्ट ए से लेकर के सेवेंथ ए के बीच में। तो फर्स्ट ए ग्रुप का साइज कैसा होगा? लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एंड दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन रिस्पेक्टिव पीरियड। तो याद रखना, इन एनी पीरियड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो बेटा किसी भी पीरियड्स में क्वेश्चन नंबर 8 पर
किस पीरियड में जाने पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी पीरियड्स के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखना चाहते हो तो वो होंगे 7th ए ग्रुप वाले, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप वाले होंगे सबसे कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां से यहां पर जाने पर हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम टू टॉप क्या होगी बच्चों? इंक्रीज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? फ्लोरीन। सो दैट वाज द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन मेटल चेंजेस ऑन मूविंग डाउन? ये तो सभी लोग जानते होंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जानते होंगे कि ऑन मूविंग डाउन, ऑन मूविंग डाउन हाइड्रेशन एनर्जी, आपको हाइड्रेशन एनर्जी बताना है ऑन मूविंग डाउन किसकी? इन फर्स्ट ए ग्रुप। तो H Li Na K Rb Cs। मैंने क्या कहा था? मेटल का साइज बढ़ने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना, हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज होना क्यों हो रहा है, मुझे बताइए बात। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है टॉप टू बॉटम आने पर? हाइड्रेशन एनर्जी कम होने का कारण इसका ये है क्योंकि मेटल का साइज बढ़ रहा है, और जब मेटल का साइज बढ़ेगा तो आपको पता है उसके सराउंडिंग पर क्या होगा? उसके सराउंडिंग पर वाटर उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा और उससे एनर्जी बाहर कम रिलीज होगी। तो अगर एनर्जी कम रिलीज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी तो गिर जाएगी ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी यहां पर गिर जाएगी। नोट कर लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को, जल्दी से फटाफट नोट करिए। ओके, सो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और दैट वाज द क्वेश्चन नंबर, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। ये क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन 10 कह रहा था व्हाई इज सोडियम केप्ट अंडर केरोसिन? Na को why kept in केरोसिन? बेटा क्यों केरोसिन में इसको केप्ट किया जाता है? ठीक है, तो केरोसिन में या ऑयल्स में क्यों केप्ट किया जाता है? क्योंकि सोडियम अगर कहीं से भी ऑक्सीजन मिल जाएगी तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और वो बर्न हो जाएगा, यानी ऑक्साइड बनाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये एक रिएक्टिव एलिमेंट है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11 पर चलते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्कलाई मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड? क्या है नेचर ऑफ एल्कलाई मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड? ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड का नेचर क्या है यार? बिल्कुल सिंपल है। ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड का नेचर, जैसे आप आते हो Li2O, Na2O या Na2O2 बनाता है, तो नीचे आने पर बच्चों बेसिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हाइड्रोक्साइड्स का भी सेम है, हाइड्रोक्साइड का भी नीचे आने पर, इन ग्रुप नीचे आने पर क्या होगा? बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। बच्चों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। एमंग द एल्कलाई मेटल विच एलिमेंट डज पजेस द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर? बहुत अच्छा सवाल है। एल्कलाई मेटल में, नोट करते जाओ सवाल, एल्कलाई मेटल्स में, इन एल्कलाई मेटल which elements have most reducing power? अब आप देखिए मजेदार बात बेटा यहां पर है, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। अगर हम लोग देखें टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है
तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर सीजियम की होना चाहिए, बट नहीं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में इसकी बात की जाए तो लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन वीक न्यूक्लियस है। इतना ज्यादा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग तो फर्स्ट ग्रुप में किसी का नहीं होता, लेकिन एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर ओनली 3 प्रोटॉन्स आर नॉट कैपेबल टू हैंडल द इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से नीचे आने पर Li को छोड़कर नीचे बढ़ती चली जाएगी, और इन सभी में मोस्ट रिड्यूसिंग पावर शो करता है लिथियम। याद रखना है लिथियम, ना कि सीजियम। सीजियम तो लिथियम को छोड़ने के बाद जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को देने की पावर बढ़ेगी, लेकिन रिड्यूस करने की पावर लिथियम की सबसे ज्यादा, तो मोस्ट रिड्यूसिंग। याद रखना, इसको याद रख लो और नोट कर लेना इस चीज को, इस क्वेश्चन को। हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर लिथियम की। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द एलिमेंट। अरे यार बकवास क्वेश्चन दे दिया अगला। तो नेक्स्ट है कि सभी जानते होंगे कॉमन नेम ऑफ फर्स्ट ए सेकंड ए। इसका क्या है? एल्कलाई मेटल्स। इसका क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पहुंचता है हमारे पास। Among group 1 and 2 element which group have highest ionization enthalpy। तो किसकी highest ionization enthalpy है? फर्स्ट A and second A। Which group has highest ionization energy। तो किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट ग्रुप से आगे होता सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप की साइज कैसी होती है? छोटी होती है। तो सेकेंड ए ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली लिख देंगे सेकेंड ए ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ए ग्रुप से ज्यादा होगी, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का साइज थोड़ा सा बच्चों छोटा हो जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। मजेदार क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग बेरिलियम ऑक्साइड पर। तो वो कह रहे हैं कि बीईओ, इसका नेचर क्या है? बीईओ का नेचर कैसा है बच्चों, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 15। बीईओ का नेचर, तो नोट करो बीईओ इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखना, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी करता है। अगर BeO को NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो Na2BeO2 बनता है, और अगर BeO को HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो BeCl2 प्लस H2O बनता है। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? एसिड, और ये क्या है? बेस। यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ रहा है। अरेंज द ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्सी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को, हाइड्रो ऑक्साइड को, इसको सेकेंड ए ग्रुप हाइड्रो ऑक्साइड्स को अरेंज करना है बेसिक नेचर में। तो कैसे अरेंज करेंगे बेटा सेकेंडरी ग्रुप को? नीचे जाने पर हाइड्रो ऑक्साइड की बेसिक कैरेक्टर बढ़ती है। तो सबसे पहले सेकेंड में क्या आ रहा? BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, BMgCa, SR, Ba, ये OH होल ट्वाइस, ये OH होल ट्वाइस। तो बेटा नीचे आने पर हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। याद रखना। तो ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर, ये क्या है? बेसिक नेचर। याद रखना है। दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी नीचे आने पर इंक्रीज हो जाएगी इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अरेंज द 17 कि among the alkali metals carbonates which one is least stable। याद रखना। तो कार्बोनेट्स की बच्चों बात करते हैं। अगर हम लोग which carbonate is stable and unstable। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। विच कार्बोनेट, क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए
विच कार्बोनेट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 18 नंबर का। बेटा देखो 18वां क्वेश्चन है, 17 ही है, इसके 2 पार्ट थे, सॉल्युबिलिटी भी मैंने बताई है। ठीक, 18 क्वेश्चन पर है, 17 ये 16 और 17 दोनों हैं इसमें, ये 18 क्वेश्चन है। विच कार्बोनेट इज स्टेबल और अनस्टेबल। अब जरा कार्बोनेट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, और अगर हम सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो BeCO3, MgCO3, और नीचे आने पर तो आप बना ही लोगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इनमें से कौन सा कार्बोनेट गर्म करने पर टूट जाएगा, तो याद रखना बेटा नीचे आने पर मेटल का नेचर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो कार्बोनेट को टाइटली पकड़ के रखेगा, तो गर्म करने पर ये डिकम्पोज नहीं होगा, नो डिकम्पोज्ड। लेकिन इसको अगर आपने गर्म कर दिया तो BeO प्लस CO2 ये रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने Li2CO3 को गर्म कर दिया तो Li2O प्लस CO2 बन जाएगा, लेकिन इसको हीट करने पर कुछ नहीं होगा, नीचे आने पर कुछ भी नहीं होगा। तो इस ग्रुप का जो सबसे ऊपर के एलिमेंट का कार्बोनेट होता है वो हीट करने पर टूट जाता है, जबकि नीचे के एलिमेंट्स को गर्म करने पर ये टूटते नहीं हैं। 19 क्वेश्चन आप जाते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि अमंग MgSO4, CaSO4, SrSO4, BeSO4 विच वन इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। किसमें? सेकंड ए ग्रुप सल्फेट विच इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड ग्रुप के सल्फेट्स को जरा लिख लो, कौन कौन से होते हैं? BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BMgCSr और BaSO4। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आप नीचे आते हो तो सल्फेट का साइज क्योंकि बड़ा होता है, याद रखना। और अगर हम सोलुबिलिटी की इसमें बात करें कि विच एलिमेंट्स विल बी सोलुबल इन सभी में, तो अगर बात की जाए कि विच इज सोलुबल और विच इज इनसोलुबल, तो क्या आंसर देंगे आप? बेटा याद रखना, इन सभी में से ये सोलुबल नहीं होगा, ये सोलुबल नहीं होते, मैग्नीशियम का सल्फेट सोलुबल होता है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद रखना, CaSO4, PbSO4, BaSO4 और Al2SO4 होल थ्राइस। दिख रहा है ना लास्ट तक? चेक कर लो, ओके दिख रहा है। ये कभी बेटा पानी में सोलुबल नहीं होते। इनको कैसे याद रखना? Ca से लिखो का, इससे लिखो कपड़ा, कपड़ा इसको बाले, ऐसे याद रखना। कपड़ा बाले सल्फेट पानी में नहीं घुलते, कपड़ा वाले सल्फेट पानी में नहीं घुलते। अब जरा बात करते हैं BeSO4 की, तो ये भी थोड़ा सा सोलुबल है, ये दोनों सोलुबल हो जाएंगे, लेकिन MgSO4 का नीचे आने पर मेटेलिक नेचर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहां आने पर और बड़ा होगा, तो अब नहीं घुलेंगे, अब नहीं घुलेंगे। इसका मतलब है नीचे जब मेटल का साइज बड़ा होगा सल्फेट के साथ, तो फिर वो पानी में इनसोल्युबल होगा। बच्चों याद रखना है, ये 4 ऐसे और सल्फेट हैं जो पानी में कभी नहीं घुलते, चाहे हीट कर दो चाहे कुछ कर दो, बच्चों ये पानी में नहीं घुलते। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर आते हैं। विच मेटल एटम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ये तो बहुत सरल है और जो बायोलॉजी लिए हुए वो जानते होंगे कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है। मेटल इन क्लोरोफिल 20 नंबर का क्वेश्चन। तो बेटा आंसर है वेरी सिंपल, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल क्लोरोफिल में बच्चों प्रेजेंट होती है, इस बात को आपको याद रखना है। 21 क्वेश्चन, हाउ डज बेरिलियम रिएक्ट विद NaOH। अगला क्वेश्चन है 21, BE हाउ डज रिएक्ट विद NaOH। तो बेटा BE प्लस NaOH ये देता है Na2BeO2, ठीक है। सोडियम बेरिलेट बनाता है,
सोडियम बेरिलेट बनाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? 22। विच सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट इज एम्फोटेरिक? तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा आंसर, कौन सा होगा, समझ गए ना, Be, और इसका ऑक्साइड BeO। ठीक है, बेरिलियम और बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, एम्फोटेरिक, मतलब एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा। लाइक विच एलिमेंट पजेस द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो आंसर है इसका लिथियम। 24 पर बात करते हैं। हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, साइज छोटा होने की वजह से इसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके डी ऑर्बिटल तो है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, तो इसमें स्प्रेडेड हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, फिक्स क्वांटाइज्ड हीट, फिक्स अमाउंट ऑफ हीट ही एब्जॉर्ब होगी, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा लिथियम। याद रखना है, अगला है द लिथियम अफेक्टेड बाय ड्राई एयर। तो यहां से है क्वेश्चन नंबर 25, लिथियम अफेक्टेड बाय ड्राई एयर। क्या लिथियम ड्राई एयर से अफेक्ट हो जाएगी? तो इसका आंसर है लिथियम ड्राई एयर से अफेक्ट नहीं होगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं नेक्स्ट। 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग हाफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 मारने हैं आज। द गैस इवॉल्व विच लिथियम इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, तो विच गैस इज इवॉल्व्ड। ओके, तो यहां पर आपको बताना है लिथियम प्लस H2 क्वेश्चन है, यहां से आपको बताना है गैस। तो बच्चों याद रखना है, जब लिथियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगी, याद रखना है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 26 के बाद क्वेश्चन 27 पर। 27 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपको बताना है ये वाला, ठीक है, हाउ डज लिथियम रिएक्ट्स विथ एल्कलाई? हाउ डज लिथियम रिएक्ट्स विथ एल्कलाई? तो यहां पर ये क्वेश्चन बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लिथियम एल्कलाई से कैसे रिएक्शन करेगा, क्या आंसर होगा? तो लिथियम, याद रखना, लिथियम जो रिएक्शन करेगा एल्कलाई के साथ, उसका आंसर होगा रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। आंसर नोट कर लीजिए, नो रिएक्शन बच्चों, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगला है द व्हाट एक्सटेंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। 28वें नंबर का क्वेश्चन, व्हाट एक्सटेंट Na is in the अर्थ क्रस्ट। Na अर्थ क्रस्ट में किस कंटेंट पर है? तो बच्चों इसका आंसर है Na 2.5% होता है अर्थ क्रस्ट में, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड फॉर्म व्हेन सोडियम इज हीटेड विथ ऑक्सीजन। 29वें नंबर का क्वेश्चन, Na इज हीटेड विद ऑक्सीजन, तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड क्या बनेगा? सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन Na इज हीटेड विथ ऑक्सीजन तो विच कंपाउंड विल फॉर्म? द आंसर इज द कंपाउंड विल फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड। याद रखना, डायरेक्ट पर ऑक्साइड को अगर बनाना हो तो डायरेक्ट पर ऑक्साइड बनाने की सबसे आसान और अच्छा तरीका है सोडियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करना है, बट याद रखना एक क्लोज वेसल के अंदर करना है। आप कहेंगे सर सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो आग लग जाएगी, हर जगह आग नहीं लगती, इस बात को याद रखना। हम एक क्लोज वेसल में अगर इसको करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम स्लोली रिएक्शन कराना होगी हमें, और यहां पर सोडियम पर ऑक्साइड बन जाएगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट हैपेन व्हेन सोडियम इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। तो अब 30वां सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, Na एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। 1 मिनट रुकेंगे, किस तरह से अगर हमने एक्सपोर्ट किया तो क्या बनेगा, इसको हम लोग को देखना है, ठीक है।
ओके, तो अगर सोडियम को हमने एयर में एक्सपोज किया बेटा, कंडीशन नंबर 1, अगर H2O है, मॉइस्चर है, तो Na प्लस H2O से रिएक्शन करके NaOH बन जाएगा और H2 गैस यहां से निकलने के चांसेस हैं। अगर आपके पास मॉइस्चर है तो, अगर नाइट्रोजन है तो Na रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करके Na3N या NaN3 दोनों कंपाउंड बना सकता है, सोडियम नाइट्राइड बना सकता है, याद रखना NaN3 का कंपाउंड बन सकता है। और अगर आपने ओवरऑल सभी एयर मतलब सभी गैसेस आर प्रेजेंट, ऑल ओवर गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर एंड देन इफ यू एक्सपोज टू सोडियम, तो आंसर है टर्निश हो जाएगा। टर्निश मतलब वो उसी से रिस्पेक्टेड कोई कंपाउंड बनाएगा, तो यहां पर इसका आंसर ही हो जाता है। नेक्स्ट है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सिंपल है। 31 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। उसने पूछा है कि कुछ केमिकल फॉर्मूले बताइए, किस किस के फॉर्मूले, 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 क्वेश्चन है, फॉर्मूले बताना है वॉशिंग सोडा, तो यू नो वेरी वेल Na2CO3.10H2, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला मिल गया हमें, वो बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। फिर है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बेटा इसका भी होता है NaOH। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले को देखने के बाद, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, क्या नेचर होता है सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर? नेचर बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक हो जाएगा भाई? अरे यार इसकी रिएक्शन कराओ ना, Na2CO3 की रिएक्शन HOH के साथ कराओ, क्या बनेगा? NaOH बनेगा। ये देखो NaOH बनेगा, 2NaOH प्लस H2O प्लस CO2। और NaOH का नेचर कैसा होता है? बेस। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिक नेचर एल्कलाई हो जाएगा। विच कंपाउंड ऑफ सोडियम यूज्ड टू वॉशिंग पर्पस? लॉन्ड्री में 32। तो लॉन्ड्री में सोडियम को कौन सा यूज करते हैं 32 में? यानी हमें क्लीनिंग में, क्लीनिंग पर्पस में क्या यूज करना है? तो बेटा यूज याद रखना Na2CO3.10H2। अगर लॉन्ड्री में बात करेंगे तो Na2CO3 नॉट 10H2O, वहां पर ड्राई काम होता है थोड़ा सा, तो Na2CO3। अदरवाइज वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। Why is ionization enthalpy of magnesium is higher than that of potassium? अगला सवाल आता है 33, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। 33 सवाल नंबर पर पहुंचते हैं। मैग्नीशियम में, ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा कि why is the ionization enthalpy of magnesium is higher than that of potassium? तो ionization एनर्जी Mg एंड K, बेटा दोनों में डिफरेंस करना है। आप देखिए जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं क्या मिलेगा? Be Mg, अगर टॉप टू बॉटम लिख रहा है तो टॉप टू बॉटम लिख दो, नहीं तो पीरियड में लिख दो Li Be BCNOF Na Mg Al Si PSCl HLINK, ठीक है। तो यहां पर BMgCl। अब बताओ बेटा इन दोनों के केस में वो पूछ रहा है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर? तो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों में आगे की तरफ कौन रखा है? मैग्नीशियम। इसका क्या है? स्मॉल साइज। इसका क्या है? लार्ज साइज। तो एक बात बताइए, लार्ज साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि स्मॉल? ऑब्वियसली लार्ज साइज में से। तो इसमें से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी K की कम होगी, जबकि मैग्नीशियम की बच्चों ज्यादा होगी। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर। क्विक लाइम, इन सब के फॉर्मूले आपको बताना है, ठीक है। क्विक लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर,
सिलेक्ट लाइन या इनके बता दो पहले जल्दी से बता दीजिए। क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होगा? क्विक लाइम CaO, लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, लाइम वाटर, ठीक है। और किसका पूछा है मैं आपको बोल दे रहा हूं, तो नोट कर लीजिए। यहां पर पूछा है लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम, ये भी CaOH होल ट्वाइस। इन सभी का सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको बेटा यहां पर याद रखना कि किस किस का फॉर्मूला यहां पर सेम हो रहा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेम 3 कॉमन फॉर्म ऑफ CaCO3। लाइम स्टोन लिख लीजिए, मार्बल। CaCO3 के नाम क्या है? नेम ऑफ CaCO3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है कि CaCO3 के अदर्स नाम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम पहुंच गए हैं। तो बेटा इसका नाम क्या है? क्वेश्चन 36 में हम देखना नेम ऑफ CaCO3, ठीक है। जैसे मैं यहां पर दो बताता हूं तो याद रखना ये क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है तो 32 इस तरह से। तो नेम ऑफ CaCO3 बेटा ये मार्बल है जो अपन घर में यूज करते हैं ना, मार्बल्स है, इसको मार्बल फ्री कहते हैं, ठीक है। इसको व्हाइट स्टोन के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। व्हाइट स्टोन या मार्बल इनके नाम से जाना जाता है। 37 पर राइट द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छी बात है। 37 CaSO4 होल ट्वाइस H2O। बेटा इसको कहते हैं POP। शॉर्ट में इसका नाम क्या होता है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है कि नेम द एल्कलाई मेटल विच फॉर्म सुपर ऑक्साइड। मस्त सवाल, ठीक है। सुपर ऑक्साइड फर्स्ट ए के विच एलिमेंट फॉर्म्ड सुपर ऑक्साइड। कौन कौन से बनाते हैं? फर्स्ट में H है, Li है, Na है, K है, Rb है, Cs है। तो ये तीन एलिमेंट K, Rb और Cs, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जैसे K O2 बनता है, Rb O2 बनता है, Cs O2 बनता है। ये कैसे बनते हैं इसके लिए आप S ब्लॉक का लेक्चर मेरा देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि सुपर ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो यहां पर मैंने बताया। अगला है नेम द मेटल विच फ्लोट ओवर वाटर विदाउट रिएक्टिंग इट। वेरी गुड। एक ऐसी मेटल का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 38। नेम अ मेटल which floats over water without reacting with H2O। मतलब इससे के ऊपर तैरने लगेगी, मेटल है और रिएक्शन नहीं करेगी। कौन सी हो सकती है? एक मेटल है जो पानी पर फ्लोट करेगी लेकिन उसमें ये रिएक्शन नहीं करेगी। तो स्टूडेंट इसका आंसर है मेटल लिथियम। Li एक ऐसी मेटल है जो पानी पर फ्लोट करेगी लेकिन पानी से रिएक्शन नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर आप नोट कर लेना। इसका आंसर है लिथियम। नेम द चीफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनोमलस नेचर ऑफ लिथियम। यहां पर गजब की चीज है, लिथियम का एनोमलस नेचर क्यों है? एनोमलस मतलब अपने ग्रुप में बाकी जो मेटल हैं उनसे अलग नेचर इसका क्यों है? तो इसका रीजन है लिथियम का साइज छोटा है, हाई रिड्यूसिंग नेचर है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप में, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस कम है। ये सारी चीजें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो आप सब इन सब को लिखना, जितना मैंने बोला, जितने मैंने स्टेप बोले ये सारे आप लिखना। इतनी सारी चीजें बाकी के एलिमेंट्स इसी ग्रुप से डिफर करते हैं। इसको कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। फिर है नेम द एन एलिमेंट विच इज
irreversibly bivalent whose oxide soluble in excess of NaOH। बस वही आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन है देखिए, 40वें नंबर का क्वेश्चन है, बाई वैलेंट मेटल एलिमेंट, सॉरी bivalent element which can react with NaOH। कौन सी है? वही चीज एम्फोटेरिक तो बताई थी ना बच्चों अभी हाल। कौन सी? बेरिलियम। बेरिलियम एम्फोटेरिक मेटल है, बाइवेलेंट फॉर्म करती है और NaOH के साथ Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट अभी बताया था वो बनाती है, क्योंकि बेरिलियम एम्फोटेरिक एलिमेंट है। अपने ग्रुप में इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग 41। ओके बेटा, 41 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप जानते ही हो, जब डी और एफ ब्लॉक ग्रुप किसी सेल में आ जाते हैं तो न्यूक्लियस डी और एफ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, उसके पीछे के एस को अट्रैक्ट करता है, इससे साइज छोटा हो जाता है। इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं और ये है कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन है, कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन क्या है बेटा? मैंने बताया था कि कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इस वजह से कार्बन के बॉन्ड्स को तोड़ा नहीं जाता, जबकि कार्बन दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है। और लॉन्ग चेन सर्कुलर कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, इसको कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी का नाम दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 43। कार्बन के कंपाउंड्स आपको बताना है, हाइब्रिडाइजेशन on each carbon in। पहला है CH4, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। इनमें कार्बन के हर एक एलिमेंट्स के ऊपर का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बेटा इसके ऊपर sp3, sp3, sp2, sp2, sp3, sp, sp और sp3, ये सभी आप जानते होंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे क्यों होता है। नेक्स्ट है आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है किसकी? कार्बन का टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम का टेट्राक्लोराइड, टिन का टेट्राक्लोराइड और लेड का टेट्राक्लोराइड। विच इज मोस्ट थर्मल स्टेबल? सो आपको बताया था मैंने कि इस तरह इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 पर बोल रहा है कि व्हाट इज कॉजेज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। वेरी गुड, कॉजेज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप का कॉज रहता है एटॉमिक साइज। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज घटता है, नीचे आते तो बढ़ता है। अब देखो आपके पास एक एलिमेंट का साइज है, जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो घटा, नीचे आए तो बढ़ा, तो इन दोनों की साइज सेम नहीं होगी। जब दो एलिमेंट्स की बच्चों साइज सेम हो जाएगी तो ऑलमोस्ट क्या होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी तो बराबर आ जाएंगी। तो ये उसका रीजन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 था कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, ये हम लोगों ने अभी हाल देख लिया, ठीक है। अब पूछ रहा है मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। अभी तक जो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट मिला है वो कौन सा है? तो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट हमारे पास है सीजियम, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में वही एक बात फिर से बोल रहा है, अच्छा सवाल है कि बेरिलियम में
क्या डिफरेंस है देन अदर ग्रुप। तो बेरिलियम में और लिथियम में दोनों में डिफरेंस विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, किसके, नंबर 1 Be, नंबर 2 Li। बेटा अभी बताया था हमने, अभी बताया था क्या कि बेरिलियम में भी डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज छोटा है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस कम है। तो यही लिथियम के पास भी है, डी ऑर्बिटल इसमें भी नहीं है, हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है बाकी और ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपेयर में। ठीक है, तो अगला सवाल है कि वाई 48 नंबर का क्वेश्चन, हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे, 48, 49, 50, 48, 3 बचे हैं। 48 में कह रहा है कि वाई Na+ फॉर्म्ड बट नॉट Na++। Na+ तो बनता है, Na++ क्यों नहीं बनता, सिंपल बात है, उसके बैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है और कोई उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 49, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ किसकी, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो बेटा कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो तो 2s1, 2p3, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4। जबकि इसमें आप जानते हो कि यहां पर नो डी ऑर्बिटल, यहां पर कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी केवल 4 होगी। जबकि सिलिकॉन के केस में अगर बच्चों बात करें तो Si की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d0। तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, याद रखना, और कहां पहुंच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये, लेकिन डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैन कम। मैंने बताया था इससे पहले की लेक्चर में, और ये बना सकता है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 और ये 4, इसके बाद 2 और हो जाएगी, 6 होती है, मैंने बताया था 6, और ये बनाता है SiF6 2-। आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। और आज का आखिरी सवाल हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 50, हम 50 सवाल कंप्लीट करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन बच्चों मन लगा के पढ़ना है बस, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को मैं थोड़ा सा आपके लिए चेंज करता हूं, बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है रिएक्टिविटी ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट। बेटा 14 ग्रुप एलिमेंट की रिएक्टिविटी, 14th ग्रुप एलिमेंट और इसकी बताना है रिएक्टिविटी। तो ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब बेटा रिएक्टिविटी में देखो क्या है, हम 2 तरह से रिएक्टिविटीज की क्लासिफाई करेंगे। नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज, कार्बन कैटिनेशन करता है, बहुत अच्छा, लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, बट प्रॉब्लम है नो डी ऑर्बिटल। इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड। सिलिकॉन के पास वेरी लेस कैटिनेशन है, बहुत कम, एंड डी ऑर्बिटल इसके पास बच्चों क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन शेयरिंग करके बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की क्षमता कार्बन के पास असीम है। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बन, क्योंकि ये बहुत सारे तरह के कंपाउंड बना सकता है। लेकिन अगर हम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम बात करें तो बच्चों नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ओबियसली मेटल रिएक्टिव होगी,
तो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगी नहीं, मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लेकिन नीचे आने पर आपको ये बात और मालूम है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो अगर नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो शेयर करके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो लेड, क्योंकि लेड PbCl4 भी बनाता है और PbCl2, तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी आपको पता है इंक्रीज होती है, एटम का साइज बढ़ता है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगले लेक्चर में फिर 50 क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।